निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। संतुलित कीमत क्या होती है, संतुलित मात्रा क्या होती है, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब हमें ये पढ़ना है कि अगर मांग और पूर्ति वक्रों में अगर परिवर्तन हो जाए तो उससे संतुलित कीमत और मात्रा पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर संतुलित कीमत और मात्रा पर प्रभाव रेखा चित्र द्वारा, ये चैप्टर का नाम है बाजार के रूप से अगला वाला जो आपका चैप्टर है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मैं एक और बार आपको जो है बता रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मैंने बोला उद्योग करता है कीमत का निर्धारण और फर्म जो है वो उसको स्वीकारक होती है। और उद्योग कैसे करता है, उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति के अकॉर्डिंगली जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या हो जाता है, कीमत का निर्धारण हो जाता है। जिसमें मैंने जो डायग्राम बनाया था वो बनाया था मैंने कुछ इस तरीके से, जिसमें मान लीजिए ये y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो बनाया था यहाँ पे ये हमारा हो गया डिमांड कर्व, ऋणात्मक ढाल वाला होता है क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे कीमत और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मांग और यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ति। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद जो है कीमत का मांग के साथ उल्टा संबंध होता है, इसलिए ये कर्व इस तरीके से बनाएं। और अगर पूर्ति वक्र की बात करें तो पूर्ति वक्र जो है ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक ये हम बना देते हैं पूर्ति वक्र। तो मांग और पूर्ति एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे क्या हो जाएगा, वहीं पे आपकी जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण हो जाएगा कि भाई इस प्राइस पे, ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी जो है वो बिकेगी। ये जो बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं ई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बाज़ार का संतुलन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाज़ार संतुलन या संतुलित बिंदु। ठीक है, इस पे जो कीमत डिसाइड हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे संतुलित कीमत। और इस पे ये यहाँ पे जो डिसाइड हुआ है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संतुलित मात्रा। ठीक है जी, संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा इसको बोलेंगे। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ संतुलित कीमत कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप बोलेंगे मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है उसको संतुलित कीमत कहते हैं। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस ई बिंदु पे जहाँ पे बाज़ार का संतुलन हो रहा है वहाँ पे डिमांड और सप्लाई ये तो आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर बेटा हम इससे नीचे देखें, इससे नीचे मान लो कीमत तो ये डिसाइड हुई, अगर कीमत इससे नीचे हो जाए, यहाँ पे अगर डिसाइड हो जाए OP1 हो जाए, तो इस पे क्या है, ये वाला ये देखो ये क्या है, ये डिमांड का कर्व है, ये क्या है, ये सप्लाई का कर्व है। ठीक है, तो अगर संतुलित कीमत से नीचे कीमत डिसाइड हो जाए तो डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो ये जो संतुलित कीमत से जो नीचे की जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मांग अधिक्य। क्या कहते हैं, मांग अधिक्य। आप इसको जो है आपकी बुक में इसको जो है मांग अधिक्य भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, या आपकी बुक में इसको जो है मांग अतिरेक जो है, मांग अतिरेक या मांग अधिक्य कुछ भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बाज़ार के अंदर जो मांग है ना वो ग्रेटर देन है पूर्ति से। इसका मतलब क्या हुआ कि खरीदना, भाई वो जो वस्तु है जितने के उसके प्राइस हैं उससे कम पे बिक रही है, तो सिंपल सी बात है उपभोक्ता को फ़ायदा है। जितने रुपए की वो चीज़ है उससे अगर कम पे बिकेगी तो उपभोक्ता के लिए फ़ायदा उस चीज़ के लिए, इसलिए लोग तो ख़रीदना चाहते हैं, लोग तो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी किसी वस्तु की कीमत, बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब भी किसी वस्तु की कीमत संतुलित कीमत से नीचे निर्धारित हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में मांग अधिक्य की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है, जिसमें लोग तो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन वस्तु ही उपलब्ध नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो है सभी उपभोक्ताओं की मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, सभी उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं
हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी पूरी? क्योंकि भाई सप्लाई यहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे है। सप्लाई केवल इतनी है और डिमांड इतनी है। खरीदने वाले 1000 हैं, बेचने वाले 400 हैं, तो 600 उपभोक्ता को वस्तु मिल ही नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में सभी उपभोक्ताओं की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है अब मार्केट के अंदर क्या होगा, जब सभी उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो पा रही, इससे जो है ये कह सकते हो कि उपभोक्ताओं में प्रतियोगिता होगी, जो कीमत को उस स्तर तक पहुंचा देगी जहां मांग बराबर हो जाएगी पूर्ति के। तो अगर मार्केट के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत उससे नीचे डिसाइड हो गई, तो उसमें क्या हो रहा है, सभी उपभोक्ताओं की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं में कंपटीशन होगा और वो उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा और वहाँ तक बढ़ा देगा जब तक डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर नहीं हो जाते। भैया अब सिंपल सी बात है, जब बेटा कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड तब तक कम होगी जब तक पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती, जब तक पूर्ति के बराबर जो है नहीं हो जाती। भाई मांग अधिक का मतलब क्या है, मांग ज़्यादा है तो मांग को कम करना है, तो मांग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। सेम एज इट इज़, अगर मांग अधिक होता है बेटा, वो उससे उपभोक्ता को फ़ायदा होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत संतुलित कीमत से ऊपर डिसाइड कर दे अगर हम, तो इसमें क्या होगा, इसमें सप्लाई देखिए यहाँ पे है और डिमांड है यहाँ पे। तो अगर मान लो प्राइस ये तय हो जाए, तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको हम कहते हैं पूर्ति अधिक्य। पूर्ति अधिक्य इसको कहते हैं। अब पूर्ति अधिक्य का मतलब क्या होता है, पूर्ति अधिक्य का मतलब ये होता है, पूर्ति अधिक्य या आप इसको जो है पूर्ति अधिक्य या आप इसको पूर्ति अतिरेक भी कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है। अब की बार क्या है, अब की बार जो है पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, मतलब बेचने वाले तो बहुत हैं लेकिन खरीदने वाला जो है कोई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, तो इससे बेटा बेचना तो हर उत्पादक चाहता है लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। तो इसकी वजह से क्या है, इससे जो है उत्पादकों में प्रतियोगिता होगी, जो कीमत को उस स्तर तक गिरा देगी जहां मांग और पूर्ति आपस में बराबर नहीं हो जाते। क्योंकि पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति को कम करना है, तो पूर्ति कब कम होगी, जब कीमत घटेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मांग अधिक्य में क्या होता है, मांग अधिक्य में मांग को कम करने के लिए कीमत बढ़ती है, और पूर्ति अधिक्य में पूर्ति को कम करने के लिए कीमत क्या होती है, कीमत कम होती है। क्योंकि जब कीमत कम होगी तो उसकी वजह से पूर्ति क्या हो जाएगी, उसकी वजह से पूर्ति जो है वो आपकी जो है कम हो जाएगी बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये हो गया आपका मांग अधिक्य और ये हो गया आपका पूर्ति अधिक्य। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये हमने वही पढ़ा है, ये डायग्राम आपको घोल के पी जाना है, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पे ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, ये डायग्राम आपको हर उसमें बनाना ही बनाना है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि अगर मांग और पूर्ति वक्रों में अगर परिवर्तन आ जाए तो भाई क्या होगा। देखिए, टॉपिक का नाम है मांग और पूर्ति वक्रों में, मांग और पूर्ति वक्रों में परिवर्तन का संतुलित कीमत और मात्रा पर प्रभाव। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा।
इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरीके के केसेस हैं। या तो केवल मांग में परिवर्तन हो रहा है, या केवल पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, या बेटा दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो ज़रा दोनों में परिवर्तन, तो ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब केवल मांग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, मांग बेटा, मांग में वृद्धि भी हो सकती है, मांग में कमी भी हो सकती है। पूर्ति में वृद्धि भी हो सकती है, पूर्ति में कमी भी हो सकती है। दोनों में परिवर्तन, इस दोनों में वृद्धि भी हो सकती है, दोनों में कमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या एक में वृद्धि एक में कमी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ज़रा देखेंगे 1 बाय 1 बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मांग में परिवर्तन की, कि अगर डिमांड में चेंज आ जाए तो उससे संतुलित कीमत और मात्रा पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको बोला ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको जो है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया ज़ीरो, और यहाँ पे हम लिखेंगे कीमत, और यहाँ पे आप लिखेंगे मांग, और यहाँ पे आप लिखेंगे पूर्ति। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है, और ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से ये हो गई संतुलित मात्रा, और ये हो गई आपकी यहाँ से संतुलित, ये हो गई यहाँ से आपकी संतुलित कीमत का निर्धारण। ओपी कीमत हो गई और ओक्यू क्वांटिटी हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमारा काम हो जाएगा जल्दी। अब देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसको हम जो है यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें 2 डायग्राम एक साथ जो है हम इसको, या इसको रुको थोड़ा यहाँ से यहाँ बनाते हैं, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मांग में परिवर्तन के अंदर हमें क्या करना है, एक बारी हमें सीखना है अगर मांग में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, और मांग में कमी हो जाए तो क्या होगा। अगर मांग में वृद्धि होती है, आपको बेटा वृद्धि विस्तार ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर मांग में वृद्धि हो जाए मतलब इसी प्राइस पे अगर मांग में वृद्धि हो जाती है, तो हमने पढ़ा था कि भाई जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, अगर मांग में वृद्धि हो जाती है इसी प्राइस पे, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। मांग में वृद्धि के हमने कई सारे रीज़न पढ़े हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत को छोड़कर कीमतेतर कारक जो होते हैं, अगर उसमें चेंज आ जाए तो भाई मांग वक्र में वृद्धि हो जाती है, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम हो रहा था, यहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर थे, लेकिन अब डिमांड आगे खिसक गई, सप्लाई वहीं रह गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में मांग अधिक्य की सिचुएशन हो गई। क्यों हुई मांग अधिक्य की, क्योंकि इस पॉइंट पे ई बिंदु पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर थे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ई बिंदु पे मांग और पूर्ति बराबर थे। अब पूर्ति तो अभी भी यही है, मांग आगे भाग गई तो पूर्ति तो पीछे ही रह गई ना, और मांग आगे चली गई, तो मांग अधिक्य की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई बाजार के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। अब क्योंकि मांग अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो मांग को कम करना है, तो मांग को कम करने के लिए क्या होगा, मांग को कम करने के लिए कीमत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कीमत बढ़ने से क्या होता है, मांग घटती है, तो कीमत बढ़ी जाएगी, क्योंकि बाज़ार के अंदर मांग अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो नई कीमत जो है अब P1 हो गई। ठीक है, तो अब क्योंकि बाज़ार के अंदर कीमत बढ़ी है, अब बेटा कीमत बढ़ी है, तो कीमत बढ़ने की वजह से विस्तार और संकुचन होता है। तो मांग में क्या होगा, कीमत बढ़ने की वजह से मांग में होगा आपका संकुचन। ठीक है, तो संकुचन का एरो हम कैसे बनाते थे, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ पे विस्तार बनाते थे और यहाँ हम संकुचन बनाते थे, अगर कुछ याद हो तो। संकुचन होता है ऊपर की तरफ, जबकि पूर्ति के अंदर क्या होगा, पूर्ति में होगा विस्तार। क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। तो बाजार में जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी वजह से मांग में तो होगा
संकुचन और पूर्ति में होगा विस्तार, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक एक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाए। नई कीमत पे ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया जहाँ पे ये प्राइस सेट हो गए मार्केट के अंदर और ये क्वांटिटी जो है सेट हो गई बाज़ार के अंदर। इस तरीके से आपको इसको करना है। अभी मैंने मांग में वृद्धि करी थी, अगर सेम सिनेरियो ये हो जाए कि इसी कीमत पे अगर मांग में कमी हो जाए, मांग में कमी हो जाए इसी कीमत पे, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट हो रहा था और अब मांग यहाँ हो गई, मतलब पूर्ति तो यही है, अब मांग पीछे हो गई। अब क्या हुआ, पूर्ति यही है, मांग पीछे रह गई। तो अब बेटा पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन है ये वाली कौन सी सिचुएशन थी, ये है मांग अधिक्य की, और ये कौन सी सिचुएशन है, ये है पूर्ति अधिक्य की। क्यों, क्योंकि पूर्ति तो यही है ना, मांग पीछे हो गई, मांग कम हो गई किसी भी रीज़न की वजह से कीमत को छोड़ के। तो भाई पूर्ति तो यही है, मांग पीछे आ गई, तो इसकी वजह से पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हुई। पूर्ति अधिक्य में क्या होता है, अब बाज़ार के अंदर कीमत घटेगी, ठीक है, और कीमत घटेगी, और कीमत घटने से क्या होगा, कीमत घटने से बेटा मांग में होता है विस्तार और पूर्ति में होगा संकुचन। ये एरो बनाने के नंबर हैं, कैसे बन रहे हैं, ये विस्तार संकुचन आपको आना चाहिए। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक बाज़ार के अंदर एक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता, और ये हो जाएगा आपका, इतनी क्वांटिटी कम हो गई, इतने प्राइस कम हो गए, और ये नया इक्विलिब्रियम इवन जो है ये क्रिएट हो गया बाज़ार के अंदर। अभी मैंने सिर्फ मांग को खिसकाया है, पूर्ति में कुछ नहीं करा। मांग में वृद्धि करी तो मांग अधिक्य की सिचुएशन हो गई, कमी करी तो पूर्ति। हाँ जी सर, इसमें विस्तार का एरो कौन सा है, ये तो संकुचन बेटा, ये मैंने नीचे की तरफ एरो लगाया ना, ये क्या है, ये विस्तार है, ये विस्तार हो रहा है ना मांग में, विस्तार, मांग में विस्तार, इधर बनाते हैं ना विस्तार और उधर संकुचन बनाते हैं। तो जब बाज़ार में कीमत घटी तो ये विस्तार हो गया और ये संकुचन हो गया। पूर्ति में संकुचन इधर नीचे की तरफ बनता है और विस्तार ऊपर की तरफ बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये संकुचन हो रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ एरो है, और ये क्या हो रहा है, ये विस्तार हो रहा है। क्यों, क्योंकि पूर्ति में ऊपर की तरफ होता है विस्तार। तो विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन की, तो पूर्ति में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ति में परिवर्तन में भी हम यहाँ पे दो डायग्राम ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक जो है ये ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले में मैंने मांग को खिसकाया था बेटा, केवल पूर्ति को नहीं खिसकाया। अब मैं पूर्ति को खिसकाऊंगा और मांग को ऐसे ही रहने दूंगा। मान लीजिए इसी कीमत पे अगर पूर्ति बढ़ जाए, अगर इसी कीमत पे अगर पूर्ति बढ़ जाए, पूर्ति में वृद्धि हो जाए, पूर्ति यहाँ आ जाए, तो इससे क्या होगा, अब भाई पहले तो यहाँ पे थे मांग और पूर्ति यहाँ पे बराबर थे, अब उसी कीमत पे पूर्ति बढ़ गई, मांग वही रह गई पीछे की पीछे। तो अगर पूर्ति बढ़ जाए तो पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो बाज़ार में कीमत घटेगी, ठीक है, बाज़ार में कीमत घटेगी, और कीमत घटने की वजह से क्या होगा, कीमत घटने की वजह से मांग में तो होगा विस्तार, तो विस्तार का एरो किधर लगाना है, इधर, और पूर्ति में होगा संकुचन जब तक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए, अगर इसी कीमत पे पूर्ति क्या हो जाए, अगर इसी कीमत पे पूर्ति कम हो जाए, यहाँ पे आ जाए पूर्ति, पहले यहाँ पे थी ई बिंदु पे, अब यहाँ पे आ जाए, तो क्या होगा, तो भाई अगर पूर्ति में कमी हो जाए तो मांग अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पूर्ति तो यही है, मांग तो यही है, पूर्ति यहाँ पे आ गई, तो मांग अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से बाज़ार में कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने की वजह से क्या होगा, कीमत बढ़ने की वजह से मांग में होगा संकुचन और पूर्ति में होगा विस्तार, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक नया इक्विलिब्रियम जो है क्रिएट नहीं हो जाता। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको बताएगा कि कौन सा केस है, केवल मांग में परिवर्तन हो रहा है या केवल पूर्ति में हो रहा है, तो ये वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वो सब आपको बताएगा क्वेश्चन में कि वृद्धि का बनाना है, कमी का बनाना है, या अगर परिवर्तन लिख दे
तो फिर तो बेटा दोनों का बनाना है। वृद्धि भी आपको उसको समझाना है। अगर जैसे वो बोल दे आपको कि मांग में परिवर्तन का संतुलित कीमत और मात्रा पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, रेखा चित्र द्वारा बताइए, तो वो आपको फिर वृद्धि कमी दोनों बताना पड़ेगा। और अगर दोनों में ही परिवर्तन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर बेटा दोनों में हो जाता है, दोनों में परिवर्तन, तो दोनों में कर देते हैं परिवर्तन। एक डायग्राम इधर ले लेते हैं और एक डायग्राम इधर ले लेते हैं। तो अब दोनों को खिसका दो। पहले हम लेते हैं बेटा या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही घट रहे हैं। अगर दोनों बढ़ जाएं और दोनों घट जाएं इक्वल इक्वल, देखो मान लीजिए मांग भी बढ़ गई, ठीक है, और पूर्ति भी बढ़ गई। जितनी मांग बढ़ाई है उतनी ही आपको पूर्ति बनानी पड़ेगी। मांग और पूर्ति दोनों को जो है इक्वल इक्वल जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, 1 मिनट रुको ज़रा, थोड़ा कम कम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है ये मांग बढ़ गई, ठीक है, और इतना बढ़ाया है, और यहाँ जो है ये पूर्ति बढ़ गई। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब मांग और पूर्ति में दोनों में वृद्धि हो गई, इसमें भी वृद्धि हो गई और इसमें भी वृद्धि हो गई, तो इससे क्या हुआ, इससे बेटा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कीमत पे। कीमत पहले ई थी, ई बिंदु थे, E1 पे आ गया, कीमत तो वही है P, लेकिन केवल मात्रा में चेंज हो गया Q1। मात्रा अब जो है मात्रा बढ़ गई। इक्वल का चेंज करना है दोनों में, जितना मांग में करा है उतना ही पूर्ति में। अनइक्वल भी हो सकता है बट मैं अभी पहले इक्वल वाला समझा रहा हूँ। दोनों में वृद्धि कर दी मैंने। और अगर दोनों में ही कमी हो जाए, मान लीजिए पूर्ति में भी कमी हो जाए, पूर्ति में भी कमी हो जाए S1 और मांग में भी कमी हो जाए, जितनी पूर्ति में करिए उतनी ही मांग में करनी है, तो इससे क्या होगा, कीमत पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। कीमत OP थी, अब भी OP है। संतुलित बिंदु जो है वो E था और अब जो है E1 हो गया। इससे मात्रा क्या हो गई, मात्रा जो है वो कम हो गई Q1। तो दोनों में देखिए, दोनों में चेंज की वजह से क्या हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों में अनइक्वल का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक में ज़्यादा हो जाए एक में कम हो जाए। अनइक्वल का देख लीजिए, मान लो ये हम डायग्राम है, मांग में तो बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, पूर्ति में भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए मांग में तो इतना ज़्यादा दिखा दो, ठीक है, D1, पूर्ति में थोड़ा कम दिखा दो। अनइक्वल ये हो गया ना। अब मांग में देखो हमने कितना ज़्यादा दिखा दिया, पूर्ति में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कीमत भी बढ़ गई और मात्रा भी बढ़ गई। भाई कीमत पहले OP थी, अब OP1 हो गई, और संतुलित मात्रा पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई। पूर्ति में भी दिखा सकते थे, पूर्ति को ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसको कर दिया, तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत इजी डायग्राम है ये। अब जैसे मान लो पूर्ति में करके दिखा देता हूँ। मान लो मांग में तो केवल इतना सा हुआ, मांग में तो केवल इतनी सी वृद्धि हुई, पूर्ति में बहुत ज़्यादा दिखा दो, पूर्ति में इतनी ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कीमत भी जो है वो कम हो जाएगी और मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। कीमत कम हो जाएगी और मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। ये E था पहले और अब E1 हो गया और ये Q1 हो गया। तो जैसा भी आपको कौन सा डायग्राम बनाना है वो आपको बताएगा। दोनों वाले के अंदर कौन सा डायग्राम बनाना है वो आपको खुद बताएगा, ठीक है। कि मांग में आपको जो है वृद्धि करनी है या मांग में आपको कमी करनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो सब आपको बताएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है इसका डायग्राम बनाना है। तो ये तीनों के तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आता है मांग, पूर्ति या दोनों, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे ऐसे भी बोल सकता है वो कि अगर मांग और पूर्ति जो है, अगर मांग और पूर्ति जो है अगर पूर्ण लोचदार हो या पूर्ण बेलोचदार हो, पूर्ण लोचदार या पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण लोचदार या पूर्ण बेलोचदार,
तो क्या होगा? तो कोई इसमें कुछ नहीं करना है, ये इजी है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई मांग हो या पूर्ति हो, एक ही तरीके से डायग्राम बनता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है। मान लो पूर्ण बेरोजगार है, तो बेरोजगार में कैसे बनता है? ऐसे बनता है। मान लो ये डिमांड है। अगर मान लो मांग जो है पूर्ण बेरोजगार है, और सप्लाई कैसे बनता है? सप्लाई ऐसे बनता है। ठीक है, तो अभी तो क्या हुआ? अभी तो ये है, कीमत ये है और क्वांटिटी ये है। तो अब सप्लाई में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो ये यहाँ खिसक जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं। अगर ये S1 हो जाए, और अगर पूर्ति में वो हो जाए तो ये S2 हो जाएगा, तो क्वांटिटी में कमी हो जाएगी। चाहे मांग बेरोजगार बोले या पूर्ति बेरोजगार बोले, सेम करेंगे। पूर्ण बेरोजगार का केस है ये, चाहे मांग हो चाहे पूर्ति हो। अगर मांग बोलेगा तो मांग इसको रख देंगे, पूर्ति बोलेगा तो पूर्ति रख देंगे। अगर पूर्ण लोचदार बोले तो पूर्ण लोचदार में कैसे बनता है? उसमें ऐसे बनेगा, चाहे मांग को बोले या पूर्ति को बोले। मांग बोलेंगे तो मांग लिखेंगे यहाँ, पूर्ति बोले तो पूर्ति लिखेंगे यहाँ। सप्लाई कैसे बनेगा? सप्लाई ऐसे बनेगा, SS। अभी क्या हुआ? अभी ये कीमत डिसाइड हो गई, ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई। तो अब क्या करेंगे? अगर सप्लाई बढ़ जाए तो डिमांड को कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे। तो यहाँ से प्राइस डिक्रीज़ हो गए, क्वांटिटी वही रही। अगर सप्लाई कम हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? क्वांटिटी तो वही रहेगी, प्राइस जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये है आपका, ये वाला जो केस है, ये है आपका पूर्ण लोचदार का, ये पूर्ण लोचदार का है, और ये पूर्ण बेरोजगार का। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड भी आ सकता है, सप्लाई भी आ सकता है, जिसको भी वो बोलेगा। अगर बोले मांग पूर्ण बेरोजगार है तो मांग लिखेंगे, अगर बोले पूर्ति है तो पूर्ति लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी डिमांड भी आ सकती है, सप्लाई भी। अगर सप्लाई बोलेगा तो सप्लाई लिखेंगे, अगर डिमांड बोलेगा तो डिमांड लिख देंगे यहाँ पे। ये सारे के सारे केसेस के अंदर बहुत ही ईजी बिल्कुल ऐसे है जी। बिल्कुल आवाज़ कट रही है आपकी, क्या कह रहे हो? बिल्कुल ये वाला ऐसे ही बनाना है क्या? कौन से वाला? पूर्ति का सर ये। अगर बेटा पूर्ति बोले तो फिर ऐसे बना देना है। वो बोल रहा है जी पूर्ति जो है वो पूर्ण बेरोजगार है, तो अब इसको पूर्ति लिख देंगे SS। और डिमांड कैसे बनता है? और डिमांड ऐसे बनता है, तो डिमांड कर वैसे बना देंगे। और डिमांड में अगर वृद्धि हो जाए तो ऐसे, कमी हो जाए तो ऐसे। वो बोल रहा है जी पूर्ति जो है वो पूर्ण लोचदार है, तो इसको ऐसे पूर्ति लिख देंगे SS। और डिमांड कैसे बनता है? तो डिमांड ऐसे बनता है, डिमांड कर वैसे। अगर डिमांड में वृद्धि हो जाए तो ऐसे, और कमी हो जाए तो ऐसे। तो जिसको भी बोले, डिमांड बोले तो डिमांड, पूर्ति बोले तो पूर्ति। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये, केवल एक ही जो वो बोल रहा है सिर्फ वो करते रहिए। आपको विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो हम मांग में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा बेटा उच्चतम कीमत क्या होती है, उच्चतम कीमत क्या होती है और न्यूनतम कीमत क्या होती है? उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत, इसका जो है उच्चतम कीमत, न्यूनतम कीमत और संतुलित कीमत। संतुलित कीमत जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इन तीनों के अर्थ ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। संतुलित मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। उच्चतम कीमत क्या होती है? जब सरकार किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत संतुलित से नीचे डिसाइड कर देती है। मतलब कि जैसे कि ये मांग है, ये पूर्ति है, मांग और पूर्ति ने डिसाइड करा यहाँ। तो जब किसी वस्तु की कीमत संतुलित से नीचे डिसाइड होती है तो वो होती है उच्चतम। ये कौन सी होती है? उच्चतम। उल्टा चलना है, जो उच्चतम है उसमें नीचे और जो न्यूनतम है उसमें ऊपर, उल्टा चलना है, ध्यान रखना। न्यूनतम कीमत वो कीमत जब सरकार किसी वस्तु की अधिकतम कीमत संतुलित कीमत से ऊपर डिसाइड कर देती है, वो न्यूनतम कीमत होती है। ऐसा सरकार बेसिकली कृषि उत्पादों के साथ करती है। ठीक है, कृषि उत्पादों के साथ जो है ऐसा बेसिकली सरकार करती है। बस ये इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। बाकी मांग अधिक के, पूर्ति अधिक के, मांग अधिक के, पूर्ति अधिक के, ये सब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जब केवल मांग में परिवर्तन होगा तो डायग्राम कैसे बनेगा, पूर्ति में होगा तो कैसे बनेगा, दोनों में परिवर्तन होगा तो कैसे बनेगा, इक्वल का चेंज करना है, अनइक्वल का चेंज करना है, वो सब आपको क्वेश्चन में बताएगा कि भाई ऐसा चेंज करना है, मांग में ज़्यादा हो रहा है, पूर्ति में कम हो रहा है, दोनों में बराबर हो रहा है, दोनों में कम हो रहा है, दोनों में बराबर की वृद्धि है, दोनों में बराबर की कमी है, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा। आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। जी पहले कीमत ये थी और क्वांटिटी ये थी, संतुलित बिंदु ये था, लेकिन चेंज होने की वजह से प्राइस बढ़ा नहीं बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी नहीं बढ़ी, संतुलित बिंदु बढ़ा नहीं बढ़ा, उसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे बस, और कुछ इसके अंदर आपको नहीं करना है।